Welcome dear student in my channel Krish India. This is lecture second of subject Fundamental of Agricultural Economics. ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो फर्स्ट देखें, उसके बाद लेक्चर सेकंड जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, तो आइए जानते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इसमें सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक्स के स्कोप की, तो इसके स्कोप कैसा है। इकोनॉमिक्स का स्कोप का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब इकोनॉमिक्स को हम किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पर स्टडीज की करते हैं। तो इसके स्कोप को क्लासिफाई किया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। एक क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके स्कोप को कितने भागों में बांटा गया है, 4 पार्ट में। पहला स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड एन आर्ट। पहला स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स ये साइंस एंड एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है या आर्ट है। दूसरा है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारे डिटेल में मैं इसके बाद दूसरा स्लाइड आएगा उसमें बताऊंगा। अभी मैं केवल इसमें क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जब इसको पूछा जाए तो उसको क्लासिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक्स ए साइंस एंड आर्ट। सेकेंड है इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी होती है, इंडक्टिव मेथड होता है और डिडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुराना अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है, प्रोडक्शन आता है, कंजप्शन आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, और मॉडर्न में क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से कर लें आप। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक तो पहला इकोनॉमिक्स ए साइंस एंड एन आर्ट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में। अब देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स ए, व्हाई इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एंड एन आर्ट। सबसे पहला पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस क्यों है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है साइंस क्यों है। तो साइंस मीन क्या होता है, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मीन साइंस क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी हो तो क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें जो कॉज इफेक्ट होते हैं उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, वो कैसे करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। और साइंस में भी कौन सा साइंस है, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ द सोशल साइंस भी बोलते हैं। सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस का मतलब होता है कि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करें तो उसे क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। इसमें जो स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। जो पीपल्स होते हैं उनके ग्रुप में उनके बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाएगा, सोशल साइंस कहलाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। साइंस में भी कौन सा साइंस है, सोशल साइंस है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है आर्ट क्यों है। इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कला। इट मीन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो आपका नॉलेज है, आपने नॉलेज गेन किया, उनको आप किस प्रकार से अप्लाई करते हो उसे क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है, कला भी है। आपने सीखा, आप उसको उसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। जैसे एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल फॉर अटेनमेंट ऑफ ए गिवन एंड्स। ए साइंस टीचर्स टू नो, एन आर्ट टीचर्स टू डू। मतलब साइंस हमें क्या सिखाता है, किसी फैक्ट के बारे में जानना, एंड आर्ट क्या सिखाता है, टीचर्स टू डू, किस प्रकार से उसे करना है। जैसे कोई व्यक्ति कोई स्किल को गेन करता है, तो स्किल जब सीखता है तो क्या होती है, साइंस होती है। जब उसको अप्लाई करता है,
ये टीचर टीचिंग आपको पढ़ा रहा है तो क्या है, एक तरह का आर्ट है, ठीक है। अप्लाइंग दिस डेफिनेशन वी फाइंड दैट इकोनॉमिक्स ऑफर अस प्रैक्टिकल गाइडेंस इन ए सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Science and art are complementary to each other and economics is both science and art। तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। जो अपनी नॉलेज है उसको आप किस प्रकार से अप्लाई करते हो वो क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है, कला कहलाती है। आपके अंदर नॉलेज है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपके अंदर आर्ट नहीं है। यदि आपके अंदर नॉलेज भी कम है और एक्सप्लेन का तरीका अच्छा है, एक्सप्लेन आप अच्छी करते हो तो क्या एक कला होती है। तो कला क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब देखते हैं कि दूसरा जो पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्या है, पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। अब जानते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव साइंस डिस्क्राइब व्हाट आउट टू बी। क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइंस से हमें मिलता है व्हाट इज, एनी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज, ठीक है। पॉजिटिव साइंस डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका कंपैरिजन नहीं होता है पॉजिटिव साइंस में। केवल पॉजिटिव साइंस में हमें क्या पता चलता है, उसके सिचुएशन का चलता है, सिचुएशन क्या है, व्हाट इज। मतलब कोई जैसे मैंने कहा कि इंडिया में बेरोजगारी की रेट है वो 9% है। कितनी है, 9%। तो 9% अच्छा है कम है ज्यादा है, इस तरह की कंपेरिजन नहीं होता है इसमें। केवल व्हाट इज, किसी सिचुएशन की कंडीशन क्या है इसके बारे में पता चलता है किसमें, पॉजिटिव साइंस में। इट विल सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम। केवल इसमें क्या होता है, रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक। और क्या होता है इसमें, व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, एंड व्हाट विल। ये तीन चीजों का पता चलता है इसमें पॉजिटिव में, क्या है, क्या था और क्या होगा, ठीक है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं किसकी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड। मतलब जो गुड एंड बैड, अच्छा बुरा है उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन, मतलब भिन्नता, डिफ्रेंशिएट कर सकता है किसके द्वारा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों में अंतर क्या होगा, पहला कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में उसमें बैड और गुड में कंपैरिजन नहीं होता है, जबकि नॉर्मेटिव में क्या है, बैड एंड गुड के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। और क्या होता है, व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, इस सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। A normative statement involve ethical value. For example, 12% of the labor force in India was unemployment last year is a positive statement। मतलब क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैंने बोला कि 12% जो लेबर है कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, विच कुड इज वेरीफाइड बाई साइंटिफिक मेजरमेंट, जैसे हम साइंटिफिक मेजरमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। कहने वाला ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में अंतर ये होता है कि पॉजिटिव में केवल क्या सिचुएशन है इसका पता चलता है, मतलब व्हाट इज। नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितनी है, 12% पर एनम है, पर ईयर है, ठीक। अब पर ईयर है वो ज्यादा है कम है, इसको कैसे कम करेंगे, सारी चीजें हम किसमें करते हैं स्टडी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो समझ में आया होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं दूसरा इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इसमें पहला स्टडी करते हैं किसकी, इंडक्टिव मेथड की।
इंडक्टिव मेथड क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल। मतलब इसमें हम कोई स्टडी करते हैं, इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं, उससे कोई एक जनरल हम स्टेटमेंट या जनरल लॉ निकाल लेते हैं। सपोज दैट, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, ठीक, उसको क्या दिए, उसको ऑरेंज दिया खाने के लिए, ठीक, थोड़ा जो कम पका हुआ ऑरेंज था वो क्या लगा, उसको खट्टा लगा, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ, क्या दिया उसको, मतलब कच्चे ऑरेंज दिए खाने के लिए, ठीक, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो उसे क्या लगा, जितने भी जो ऑरेंज होते हैं अनपके, अनराइप कच्चे ऑरेंज है, वो कैसे हैं, खट्टे हैं। तो उनके बच्चे के माइंड में माइंड सेट हुआ कि जितने भी कच्चे ऑरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब क्या किया, एक जनरल एक रूल निकल आया कि जितने भी जो अनराइप ऑरेंज है वो कैसे हैं, खट्टे हैं, ठीक है। तो कहने वाला क्या है, इसमें हम एक पर्टिकुलर से फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की हो जाते हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट था, पर्टिकुलर चाइल्ड था, उस पर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने कोई जनरल कंक्लूजन निकाल लिया, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। जैसे लिखा हुआ है, जनरल टू पर्टिकुलर, दैट इज वी बिगिन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट एंड देन proceed with help of reasoning founded on experience so as to formulate law and theorem on the basis of observed fact. Example, data on consumption of poor, middle, and rich income group of people are collected, classified, analyzed, and important conclusion are drawn from out of the result. ये कह रहे हैं कि जो भी हमने स्टडी की किस पर, पुअर पीपल पर, मिडिल क्लास पर और रिच पर, तो हमने इन तीनों के बारे में स्टडी की करके मैंने जाना कि जो पुअर पीपल है उनका खाने का बिहेवियर क्या है, मिडिल क्लास का क्या है और रिच का क्या है। तो उसके द्वारा हमने क्या निकाला, एक जनरल कंक्लूजन है, जनरल कोई फैक्ट निकाल लिया, रूल्स निकाल लिया, उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। सिंपली हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके द्वारा हमें कोई जनरल लॉ या जनरल रूल्स फॉर्मुलेट कर लेते हैं, लॉ बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, ठीक, तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक, तो हमने क्या यहाँ पर रूल फॉरवर्ड किया कि मॉर्निंग में जगने से क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, परसेंट अच्छा बनता है, ठीक। तो क्या बोला, हमको एक जनरल लॉ बना गया, मतलब पर्टिकुलर से जनरल की ओर हम जाते हैं। पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया किसी एक व्यक्ति पर और हमने उसको जनरली सभी पर अप्लाई कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। दूसरा देखते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसका जस्ट वो अपोजिट है, क्या है, इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है, डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, हियर भी डिसेंड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें क्या होता है, जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, किसमें, डिडक्टिव मेथड में। और उसमें क्या था, इंडक्टिव में उसमें था पर्टिकुलर टू जनरल, ये दो अंतर है। ये किसमें है, इंडक्टिव में, इंडक्टिव, ठीक। इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की ओर, और डिडक्टिव में क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या होती है, फैक्ट की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। Here we can start from certain principles that are self-evident or based on strict observation. Then we carry them draw as a process of pure reasoning to the consequence that they implicitly contain. डिडक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों बनता है। डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर प्रोसीड करते हैं, और जो हमने जो फैक्ट थे, जो हमारे रूल्स थे, उनको क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग की जाती है उनकी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में जगने से स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसकी टेस्टिंग करेंगे। कुछ स्टूडेंट को मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए बोलेंगे, ठीक, फिर वो स्टडी करेंगे, उनका जो रिजल्ट है अच्छा आया, तो मतलब क्या हुआ, हमारी जो थ्योरी थी वो क्या थी, सही थी या गलत थी, उनका हम टेस्टिंग पॉसिबल हो जाती है।
ठीक है, तो डायरेक्टिव में क्या होता है, हम किसी भी जो फैक्ट है, रूल्स है, लॉ है, उनको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, डिडक्टिव मेथड में। और उसमें क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। अब जानते हैं इसका जो लास्ट अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका पढ़ेंगे कौन सा, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो एक क्या था, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। अब समझिए प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। इट मीन प्रोडक्शन वुड मीन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। इट मीन मनुष्य हैं जो उनकी वांट्स को पूरा करने के, फुलफिल करने के लिए किसी भी कमोडिटी का क्रिएशन करना, उत्पादन करना, क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। इट मीन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्रिएट करना क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे हमने सीड, फर्टिलाइजर, इनपुट्स है, इनको हमने क्या किया, इनसे ग्रेन का प्रोडक्शन कर लिया। कॉटन से क्या हुआ, क्लॉथ बना, तो क्या है, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन में क्या होता है, किसी कम्युनिटी के फॉर्म को चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब दूसरा स्टडी करते हैं इसमें क्या, कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू द यूज ऑफ goods and services is called consumption. Consumption mean destruction of utility. जो हमने प्रोडक्शन किया है उनका यूटिलाइज करना, फॉर फुलफिल द ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सर्विसेज का उपयोग करना क्या कहलाएगा, कंजप्शन कहलाएगा। जैसे ग्रेन का प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमने कंज्यूम किया, उपयोग किया, तो क्या हुआ, कंजप्शन कहलाया, ठीक। एक्सचेंज क्या होती है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कंस्टिट्यूट एक्सचेंज। मतलब जो बाइंग और सेलिंग करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम बेच देते हैं, ठीक है। जैसे पेन का प्रोडक्शन किया तो पेन को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, बाइंग और सेलिंग कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ग्रेन का प्रोडक्शन किया तो ग्रेन को क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इट मीन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को हम खरीदते और बेचते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा समझिए, जैसे कोई भी चीज प्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, जैसे लैंड है, ठीक, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये फोर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं, फोर चीज इन्वॉल्व होते हैं, इसके ही हेल्प से किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है। तो जब हम इनकम जो जनरेट करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करता है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनटू डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड है तो लैंड को क्या मिलता है, इनकम क्या मिलता है, रेंट मिलता है। क्या मिलता है, रेंट। जो भी पैसा हमने दिया किसको, लैंड को, रेंट के फॉर्म में। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इसे मिलता है इंटरेस्ट, ठीक। इससे क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑफ लॉस, ठीक। तो जो भी माना कि हमें, माना कि एक बिजनेस से हमें एक मंथ में कितने 10 लाख रुपए का इनकम हुआ, कितना हुआ, 10 लाख का हुआ। तो हम 10 लाख रुपए को किसमें, लेबर में, कैपिटल में, इंटरेस्ट में बांट देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यदि इसे लॉस हो रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, यदि इसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ज्यादा रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से रुपए अर्न करती है, गवर्नमेंट किस तरह से रुपए अर्न करती है और किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरह से उनको
खर्च करती है। मीन इन पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी अबाउट द पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक मीन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अर्निंग एंड एक्सपेंस का स्टडी करना क्या कहलाएगा, पब्लिक फाइनेंस। जैसे गवर्नमेंट का अर्निंग क्या होती है, टैक्सेस से अर्निंग करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेवलपमेंट पर, जैसे बिल्डिंग बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोड, ठीक, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा होता है। इनकम कहाँ से मिलती है ना, टैक्सेस से मिलती है, फाइन से मिलती होती है, ठीक। इन सारी चीज़ों से क्या मिलती है, उससे इनकम मिलती है। तो गवर्नमेंट की जो आय और व्यय की स्टडी करना क्या कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 4 इसके टर्म थे, उनको याद रखना, प्रोडक्शन को, एक्सचेंज को, कंजप्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और पब्लिक फाइनेंस। क्या होते हैं, उनकी क्या इसकी यूजफुल है। अब इसमें लास्ट देखते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो इसके सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट में किया था डिवाइड, ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न में। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है, मॉडर्न में 2 थिंग्स आती है, क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या मतलब होता है, माइक्रो मीन छोटा है, स्मॉल। इट मीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज ए हाउस होल्ड, ए फर्म, ओके। मतलब किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में, किसी एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना, क्या कहलाएगा, माइक्रो फाइनेंस। अंडरस्टैंड। अब माइक्रो फाइनेंस वाला होता है किसी भी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के किसी एक एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, किसी एक ही पहलू की अध्ययन करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा, बृहद, इट मीन होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल। अब इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसका हम एक एज ए होल स्टडी करते हैं, एज ए एग्रीगेट लेवल पर, बड़े स्तर पर करते हैं, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अपने इंडिया है, पूरे इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना सेविंग है, कितनी नेशनल इनकम है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के किसी एक एस्पेक्ट की स्टडी करना क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी। याद रखना, क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी। क्वेश्चन आता है कि इनकम थ्योरी किसे बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। प्राइस थ्योरी किसे बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस सारे किसके एग्जांपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, सॉरी मैक्रो के। और माइक्रो के क्या होते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है का स्टडी करना, इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल कस्टमर का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, ठीक, स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा, माइक्रो। और इकोनॉमी के पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करेंगे तो कहलाएगा मैक्रो। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स के स्कोप को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।